जो मुलाकात हुई अमित शाह और नीतीश कुमार की, अगर उसको ही देखें तो दोनों की मुलाकात किसी मौर्य होटल में हुई है, बिहार के होटल में हुई है। होटल में मुलाकात के क्या मायने होते हैं सर? होटल में मुलाकात के मायने ये होते हैं कि वहां पे सीमित लोग मिलते हैं और हम्म। ज्यादातर दो लोगों के बीच में ही मुलाकात होती है। नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश की गई है। नमस्कार दोस्तों। नड्डा से नीतीश कुमार मिल नहीं पाए, नड्डा से कोई बातचीत नहीं हो पाई। अब खबर यह है कि दूसरे राउंड में अमित शाह बिहार पहुंचे हैं, नीतीश कुमार से मिले हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के भी बात कोई अभी तक बनी नहीं है। अब दोस्तों, इधर उपराष्ट्रपति के लिए समर्थन के बाद नायडू और नीतीश दोनों ने ही थोड़ी अकड़ दिखा दी है। यहां तक तो नायडू ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिख दी है। इधर राहुल गांधी रोज वोट चोरी के मामले पर बम फोड़ रहे हैं। तो बिहार में क्या होने जा रहा है, इस पर बड़े विस्तार से आज बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हैं। मलिक सर, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि भाई चुनाव के बाद उनका फायदा लेने के बाद भाजपा उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी, इसीलिए ज्यादा सीटें चाहते हैं। लेकिन सीटों को लेकर के बात बन नहीं पा रही है। क्या कहेंगे सर? आज शाह से मीटिंग हुई है, आज के तारीख में आप बिहार को किधर जाते हुए देख रहे हैं? धन्यवाद प्रज्ञा जी। बिहार के संदर्भ में अगर आप बात करते हैं, हम्म। बिहार में आज की डेट में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बिहार में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि हम्म। सारा विपक्ष और सारा जो पक्ष है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ग्रुप है, वो भी कहीं ना कहीं सकते में है। क्योंकि हम्म। अब पहले जो चर्चाएं चल रही थी कि अगर तेजस्वी यादव को ये लगेगा कि कांग्रेस का माहौल नहीं बन रहा है, वो अकेले चले जाएंगे, अब वो उनकी भी गलतफहमी दूर हो गई है। तो एक तो ये हम्म। होगा कि अ, बहुत अच्छी वोटों की बंटवारा आपस में कांग्रेस का और आरजेडी का होगा। अब अगर आप एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए का खतरा नजर ये आ रहा है कि कहीं एनडीए हम्म। टूट ना जाए बिहार में। हम्म। हम्म। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आप सबसे छोटे दल अगर मांझी को ही देख लें, उन्होंने 20 से शुरुआत की है कि हमें कम से कम 20 सीटें तो चाहिए ही। अब 20 से आते आते वो 15 पे आ गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनको 10 देने के भी मूड में नहीं है। तो ऐसे में निश्चित है कि वो टूट जाए और अलग लड़ लें। पिछली बार हम्म। आपने देखा था चिराग पासवान का क्या हुआ। अभी चिराग हम्म। पासवान भी कह रहे हैं कि हम भी, कभी कह रहे हैं 200 लेंगे, कभी कह रहे हैं 100 लेंगे, कभी कह रहे हैं 70 लेंगे। तो हम्म। अगर आप इतनी सीटें इस तरह से करेंगे और कई सारी सीटों पर टकराट होगी, कई सारी हम्म। सीटों पे ऐसा समीकरण आप देखेंगे कि जहां हम्म। पे जनता दल के लोग भी हैं और भारत इसके जो नीतीश कुमार की पार्टी के लोग हैं, विधायक हैं या विधायक की तैयारी कर रहे हैं, और वहीं पे हम्म। जो है चिराग पासवान के लोग भी दावा ठोक देंगे, तो फिर टकराहट होगी। दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में भी अभी वो सहमति हम्म। सीटों पर नहीं बन पा रही है। तो इन हम्म। चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत आसानी से चीजें होने वाली नहीं है। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से बिल्कुल किनारे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को लगा दिया है, नीतीश कुमार का कहीं कोई लेना देना ही नहीं है, कोई रैली में मंच पे कहीं दिखते ही नहीं है वो। नड्डा जी उनको मिलने ही नहीं जाते, या वो नड्डा से नहीं मिलते, तो ऐसा क्या हो गया। वो नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पटना जाते हैं और उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं होती है और हम्म। चुनाव सिर पे खड़ा हुआ है, तो ये क्या हम्म। जताता है कि बड़े और गहन दूसरे रिश्ते राउंड हैं। में शाह को जाना पड़ रहा है मुलाकात करने के लिए, जी, जी। फिर तो भी मैं बात नहीं बन इसीलिए पा कह रही। रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शाह जाके वहां आप क्या कर लेंगे। शाह की तो चाणक्यगिरी दो दो तीन तीन जगह आपने फेल होती हुई देख ली है। हम्म। तो अब बिहार बहुत मुश्किल हो गया है इनके लिए। और आप हम्म। देखिए, यहाँ पे अगर आप राहुल गांधी को देखते हैं, राहुल गांधी ने जो मुद्दा बनाया है वो कहीं ना कहीं जनता के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच गया है। और उसमें दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन उतावला हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना हुआ है, उससे कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं। जिस प्रकार से वोट काटी जा रही है, जिस प्रकार से अलग अंदाज आ गया है कि भाई आप जो है इतने डॉक्यूमेंट दीजिए, उससे हम्म। कहीं ना कहीं एक घबराहट वहां के आम आदमी में आ गई है कि अगर हम ये डॉक्यूमेंट नहीं देंगे और हमारा वोट नहीं बना या हमारा वोट कट गया, कहीं हमें हम्म। ये ऐसा ही ना कर दें कि भाई आप तो बिहार के नागरिक ही नहीं है। अब बिहार के नागरिक अगर आप नहीं है तो आपकी तमाम सुविधाएं कट जाएंगी, आपको ना राशन मिलेगा ना पेंशन मिलेगी।
और बाकी जो आपकी जमीन है, पट्टे की जमीन है, अपनी जमीन है, उस पर भी खतरा मंडरा जाएगा, क्योंकि उस पर नपाई तुलाई भी चल रही है। तो ये कई सारे इश्यू हैं। और यहाँ जो मैं देखता हूँ प्रज्ञा, सबसे महत्वपूर्ण मामला जो राहुल गांधी का है, लेकिन राहुल सर गांधी अगर को इधर आज जो मुलाकात हुई अमित शाह और नीतीश कुमार की, अगर उसको ही देखें तो दोनों की मुलाकात किसी मौर्य होटल में हुई है, बिहार के होटल में हुई है। अरे भाई, कार्यालय में मुलाकात हो जाती है, आवास पर मुलाकात हो जाती है, होटल में मुलाकात के क्या मायने होते हैं सर? होटल में मुलाकात के मायने ये होते हैं कि वहां पे सीमित लोग मिलते हैं और हम्म। ज्यादातर दो लोगों के बीच में ही मुलाकात होती है। हम्म। अगर आप दफ्तर पे और कार्यालय में मिलते हैं हम्म। तो वहां पे हम्म। दोनों पक्षों के अधिक लोग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी होंगे और वहां पे नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल, उसके भी लोग होंगे। तो इसलिए इसलिए ये मीटिंग गुप्त मीटिंग एक हिसाब से आप कहिए, दोनों लोगों की मीटिंग है और एक ये नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश की गई है। हम्म। क्योंकि देखिए, अगर अंतिम दांव में जिस प्रकार से पिछला चुनाव अगर आप याद करेंगे, कहीं हम्म। नीतीश कुमार ने दुलत्ती मार दी। और क्योंकि नीतीश कुमार भी देखिए, अब कोई ऐसा तो है नहीं, वो कह रहे हैं एक तरह आज चंद्रबाबू नायडू जिस प्रकार से आपको हार गे वो हार्डकोर बार्गेनर बने हुए हैं और वो हर अपनी डिमांड को पूरी कर रहे हैं, और ऐसे में आप हमें सीटें भी नहीं दे रहे हैं, कोई बड़े पैकेज भी नहीं दे रहे हैं, तो हम किस लिए हैं फिर यहाँ पे? हम्म। दूसरी चीज ये भी है कि जिस प्रकार नीतीश को इग्नोर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन से, जब से हम्म। उपराष्ट्रपति के चुनाव का रिजल्ट आया है, तब से कुछ हम्म। सख्ती दिखा रहे हैं नीतीश कुमार। और वो भी हम्म। धमकी दे रहे हैं, वो भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे भी ऑप्शन खुले हुए हैं और हम्म। हमारे टच में भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं। तो हम्म। अगर इस तरह का मामला बनता है तो एक बड़ा मैसेज तो चला ही जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ये भी हम्म। जानते हैं कि अगर वो इस हम्म। तरह का कोई कदम लेते हैं तो ये भी जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी भी टूट जाएगी। लेकिन हम्म। वो जाते जाते ये भी कर सकते हैं, टूटेगी तो टूटे, लेकिन आखिर में वो इस तरह से चीजें कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए वो लालू का साथ जा सकते हैं। तो इसका खतरा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिखता है। जब भारतीय हम्म। जनता पार्टी पे, चाहे वो नड्डा हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो संजय झा हो, जब वो कंट्रोल नहीं कर पाए इन सब चीजों को, तभी तो चाणक्य को मैदान में उतरना पड़ा है। और अभी तस्वीर संभली यस। नहीं है। अभी भी जो बिल्कुल। रिपोर्ट आ रही है बिहार से, अभी भी कोई इस तरह से नहीं है कि नीतीश कुमार मान गए और कोई समझौता हो गया है। हम्म। अब चाणक्य के बाद हो सकता है कि महा महामानव उतर आए, हम्म। महामानव कुछ करें। अब हम्म। महामानव का तो मैंने बताया था कि रथ का पहिया उन्होंने तो उठा लिया है, आखिरी लड़ाई उनकी लड़ रहे हैं वो, जिस अच्छा प्रकार से सर, उन्होंने। चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों के ही वोट बैंक जो है वो एक जैसे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ गठबंधन करके लड़ रहे हो। इधर चिराग पासवान ऐसी बहुत सारी सीटें मांग रहे हैं जो नीतीश कुमार के खाते में है। 70 सीटों की मांग कर रहे हैं, अभी नया नया मांग सामने आई है। आपको क्या लगता है, बीजेपी तो 20-25 सीटें ही देगी, इससे ज्यादा देगी नहीं। तो क्या अब हालत ये हो गई है कि बीजेपी का डर जो है एनडीए की बाकी सदस्य, बाकी इनके दलों में, वो खत्म हो गया है? क्योंकि एनडीए के अब दूसरे दल भाजपा से हार्डकोर बार्गेनिंग करने के मोड में आ गए हैं, जो पहले कभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर बीजेपी के हाथ में होती थी, अब वो पूरी तरीके से खो गई है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, जो छोटे दल हैं वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बिना सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए वो बार्गेनिंग शुरू कर चुके हैं। और यहाँ हम्म। पे मुझे नहीं लगता कि बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ एक पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये हो सकता हम्म। है कि इलेक्शन से पहले ही चिराग पासवान फिर अलग चले जाएं और हम्म। भारतीय जनता पार्टी की भी वो तो रणनीति हो हनुमान है सकती ना, है। मोदी जी के। हाँ, वो हनुमान है तो हनुमान को भेजा जा सकता है बाहर। जब श्रीलंका में रावण की और राम की लड़ाई चल रही थी तो उनको भेज दिया था पहाड़ पे संजीवनी लाने के लिए, तो इसलिए हनुमान को संजीवनी लाने के लिए भेज सकते हैं, लालू के यहाँ चले जाओ और वहां कोई संजीवनी लाओ ढूंढ के। तो ये एक रणनीति इस तरह से बन सकती है, क्योंकि ये गले नहीं उतर रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ एक पार्टी से लड़े। बिल्कुल। सीटों का बंटवारा इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा और हम्म। अंत में खटपट होने के बाद में ही अलग लड़ेंगे। ये हम्म। परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन एकदम मैं बनी यहाँ है। ये आपको बताना चाह रहा था कि मैं कह रहा हूँ, जिस हम्म। प्रकार से राहुल गांधी ने एक माहौल बिहार में बनाया है और आज दिल्ली में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि जिस प्रकार से कई लोग कह रहे थे
कि नाइट्रोजन बम और परमाणु बम और कौन कौन से बम आ हाइड्रोजन जाएंगे, बम। उन्होंने जी। पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई ये जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ ये कोई हाइड्रोजन बम है नहीं। इसके बाद हो सकता है अगला हाइड्रोजन बम लाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जितना वो लेके आए हैं, आज उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और जहां तक मैं वॉच कर रहा हूँ कांग्रेस को पिछले कई सालों से, वो मुद्दे को हम्म। लेके आती थी, फिर वो उस मुद्दे को छोड़ देती थी, फिर नया मुद्दा ले आते थे। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने छोड़ा नहीं है। इस मुद्दे हम्म। को आगे तक लेके जाना चाहते हैं राहुल गांधी, और बहुत बारीकी से इसकी जांच हो रही है। और चाहे वो पिछली बार के तथ्य हों, चाहे इस बार जो तथ्य रखे गए हैं उनमें दम है। इसीलिए हम्म। वकील बना हुआ है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का। और तो भारतीय जैसे जनता पार्टी के केपी मलिक लोग, सर, जैसे राहुल गांधी वोट चोरी के मैसेज के सहारे चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी मां के सहारे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो वोट चोरी के जो मैसेज राहुल गांधी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपने कहा कि अब वो आम जन तक भी पहुंच गया है, इसका कोई असर लोगों में देखते हैं क्या आप? नहीं बिल्कुल, देखिए इसका असर आपको बिहार में दिखेगा। मैंने कहा कि आम आदमी ने, राहुल गांधी ने बता दिया है, राहुल गांधी ने कह दिया, उससे कोई बहुत ज्यादा सरोकार उनका नहीं है। हम्म। ये उनके हित का अपने मुद्दा है। उनको खुद लग रहा है कि मेरा हम्म। अगर वोट कट गया है, और मेरा वोट कट के, पहले तो घबराहट में है कि मेरी नागरिकता चली गई है, और मेरी नागरिकता चली गई है तो जो सुविधाएं मुझे सरकार की तरफ से मिल रही है वो तमाम बंद हो जाएंगी, और मेरी जमीन छिन जाएगी। सबके पास छोटी बड़ी जमीनें हैं, गरीब लोगों के पास पट्टे हैं, तो उससे कहीं ना हम्म। कहीं उसमें घबराहट है, और वो अपने स्वार्थ के लिए विपक्ष को वोट डालेगा। वो राहुल गांधी के कहने भर से नहीं डाल देगा। ऐसी तो बहुत सारी चीजें राहुल गांधी कह रहे हैं, या विपक्ष के दूसरे लोग कह रहे हैं, हम्म। तेजस्वी यादव बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, लेकिन उसका कोई यहाँ मतलब नहीं है। वो अपना निजी मामला सोचते हुए इसलिए जा रहा है। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा था लोकसभा के चुनाव में, कि आप संविधान बदलने की बात कर रहे थे, तो आम आदमी को लगा अगर संविधान बदल जाएगा तो फिर हमारे अधिकार भी छिन जाएंगे, तो अपने अधिकारों को बचाने के लिए भाजपा को वोट नहीं देना है। तो वही परिस्थितियां इस तरह की बिहार में दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से चुनावी मुद्दे, इसको वोट चोर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी बढ़े हैं, और उन्होंने तथ्यों को रखा है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई कर्नाटक की जो हमारी सरकार है वो जांच कर रही है, और वो हम्म। लगातार चिट्ठियां लिख रही हैं चुनाव आयोग को, और चुनाव हम्म। आयोग उनको जानकारी नहीं दे रहा है। तो सवाल ये है कि चुनाव आयोग जानकारी क्यों छिपा रहा है? चुनाव आयोग, सरकार, वो किसी पर्सनल आदमी की तो मदद नहीं कर रहा है, वो किसी निजी सियासी दल की तो मदद नहीं कर रहा है, वो तो एक राज्य की सरकार की भी मदद नहीं कर रहा है। अरे केंद्रीय आयोग की छोड़िए, जो वहां का कर्नाटक का चुनाव आयोग है वो भी जानकारी नहीं दे रहा है। तो ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, तो इनसे चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। और चुनाव आयोग क्यों जवाब नहीं दे रहा है, और चुनाव आयोग की वकील भाजपा क्यों बनी हुई है? ये चुनाव आयोग का और कर्नाटक सरकार का मामला है। भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी हुई है इससे? हम्म। भारतीय जनता पार्टी क्यों घबराहट में है इस सारे मामले को लेके? और हम्म। चुनाव आयोग क्यों नहीं जानकारी दे रहा है? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। जिस प्रकार बिल्कुल, ये से देखने तमाम को आरोप मिलता है। राहुल जैसे गांधी लगा। राहुल गांधी बम फोड़ते हैं, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, राहुल गांधी सबूत सामने पेश करते हैं, और उसके बाद चुनाव आयोग तो जब आता है तब आता है, लेकिन जो पहले आ जाता है वो है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम सामने आकर के सफाई देने लग जाते हैं, कहते हैं आधारहीन है, ये गलत है, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये ड्रामा है, ये नाटक है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आता, जब बीजेपी का नाम नहीं लिया गया, मोदी का नाम नहीं लिया गया, शाह का नाम नहीं लिया गया है, तो फिर भाजपा को दिक्कत किस बात की हो रही है? चुनाव आयोग से सवाल है, चुनाव आयोग को जवाब देने दीजिए। आप काहे पापा बने रहते हैं? नहीं देखिए, मैंने जैसा पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग की वकील बनी हुई है, उसी हाँ। से तो मन में शंका पैदा होती है। हम्म। राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए अभी तक तो आरोप ही हैं। तो आरोप अगर हैं तो इनकी जांच होनी चाहिए। अब जांच वो कर रहे हैं भाई, जहां उनकी सरकार है, उनकी सरकार कर्नाटक में है, और कर्नाटक की जो सीआईडी है, कर्नाटक की जो सरकार है, वो जांच करना चाह रही है, जांच के लिए वो आगे बढ़ रही है। उसमें चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है। अब चुनाव आयोग क्यों सहयोग नहीं कर रहा है, ये बड़ा हास्यास्पद है, और बड़ा जो है चौंकाने वाला और संशय वाला मामला है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बिहार में जाके या देश के दूसरे हिस्सों में जाके अभी भी पुरानी चीजों पर चलना चाहती है,
और तमाम मुद्दे। अब कल मैं कहीं देख रहा था कि मोदी जी गया में जाके अपनी माँ का पिंडदान कर रहे हैं, पिंडदान। जबकि जबकि बताते हैं कि गुजरात में तो पिंडदान करने के लिए उनकी अपनी एक जगह गुजरात में है, तमाम लोग वहां करते हैं, और उनके भाई ने कर दिया है, क्योंकि मोदी जी तो एक दिन गए थे वहां पे उसमें, और वो तो 13 दिन ये प्रोग्राम चलता है हमारे सनातन धर्म में, तो 13 दिन प्रोग्राम चलता है, तो 13 दिन तो मोदी जी वहां गए नहीं अपनी माँ के संस्कार पे। तो मोदी जी को इतने दिन बाद याद आया और वो गया में जाके कर रहे हैं बिहार में। बिहार में क्यों कर रहे हैं? ये यूपी में कर लेते, काशी में कर लेते, काशी तो और बड़ा इसके लिए मान्यता है काशी की, तो ये वहां पे बिहार में क्यों? अच्छा, बिहार में चुनाव है इसलिए। तो चुनाव में अपना इस तरह का करने के लिए प्रोपेगेंडा मोदी जी नए नए हथियार निकाल के आ रहे हैं, लेकिन बिहार में ये हथियार चल नहीं रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अब राहुल गांधी के सामने या विपक्ष के सामने भारतीय जनता पार्टी सत्ते में है, और इसीलिए नए नए हथकंडे लाए जा रहे हैं। जी प्रज्ञा जी। तो सर इन हथकंडों को देखते हुए, क्योंकि देखिए चारों तरफ से भाजपा फंसी हुई, अभी आपने एक और बात याद दिलाई कि मोदी जी अपनी माता जी का पिंडदान करने के लिए जा रहे हैं, हालांकि समय था लेकिन गए नहीं वहां पर। अब आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भाजपा फंसी हुई है, चुनाव आयोग के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर है कि अब चुनाव सही कराना है, आपको बिहार में भाजपा नंबर 1 पार्टी दिख रही है क्या? नहीं, ये किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो आज तक तो कभी नंबर 1 हुई नहीं है। अरे क्यों सर, भारतीय इतनी बड़ी जनता पार्टी है पार्टी सर, भारतीय हमेशा जनता जीतती है पार्टी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो शाम दाम दंड भेद करके सरकार बनाती है। नंबर 1 पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव की पार्टी वो है, और वही वो वहां पे इस बार माहौल बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीत के थोड़ी सरकार बनाती है, वो तो तोड़फोड़ करके चुनाव जीतने का या सरकार बनाने का काम करती है, वो तो तोड़फोड़ करके बनाती है। अब पहले उन्होंने देखा अपने महाराष्ट्र में किस प्रकार से शिवसेना के वो शिंदे को तोड़ के सरकार बनाई, फिर भाजपा की सरकार बना ली। तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के कंधे पे बैठ के सरकार बनाने का सपना भाजपा देख रही हो, लेकिन महाराष्ट्र में और बिहार में फर्क है, और एक बिहार में मजबूत विपक्ष उनके सामने खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में मजबूत नहीं था, वहां बंटवारा था कई सारे दलों में, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो शरद यादव हो, बाकी लोग बटे हुए थे। यहाँ एक मजबूत पार्टी खड़ी है, राष्ट्रीय जनता दल, जो भारतीय जनता पार्टी को हर जगह धूल चटाने का काम कर रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में मुझे कोई इतना आसान रहा नजर नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी आप देखो जो भी मुद्दे लेके आ रही है, जो भी बिहार में चीजें लेके आ रही है, वो फुस हो जा रहे हैं सारे। अब आप ये देखिए ना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मोदी जी को अपने माँ की गाली, अपने माँ का तर्पण, अपनी माँ का जो है पिंडदान, सारा कुछ कर देना पड़ रहा है वहां जाके। और आप ये बताइए कि मोदी जी ने अपनी माँ का तो कर दिया वहां पे जाके पिंडदान, अपने पिताजी का कोई नाम भी किसी रैली में लेंगे क्या? भाई माता जी हैं तो पिताजी भी तो होंगे ना। जिस तरह से आपकी माँ पूजनीय है, तो पिताजी भी पूजनीय होंगे, उनका भी कहीं नाम लीजिए, उनका तो नहीं लेते हैं आप। अच्छा चलिए, ये तो इनका पर्सनल मैटर, इस पर क्या ही बोला जाए सर, कुछ भी राजनीति किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन ये समझाइए जरा कि बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने हुए, क्या बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाजपा उतर रही है बिहार के चुनाव में, या फिर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करने वाले हैं लोग? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत बड़ी पहेली भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, और हम तो अपने जो अभी 2 दिन पहले आपसे बात हुई थी उसी स्टैंड पे कायम है संजय जोशी। कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, बनने वाले हैं, वो संजय जोशी हैं, और इसके अलावा इनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है किसी अपने डमी कैंडिडेट को बनाने की, इसीलिए सिर्फ टालने वाली बातें कर रहे हैं। अब ये नया दांव पेच और फॉर्मूला कर रहे हैं कि बिहार इलेक्शन के बाद देखेंगे, बिहार इलेक्शन के बाद करेंगे, लेकिन आरएसएस ने और जो बाकी लोग हैं उन्होंने दबाव बनाया हुआ है कि बिहार चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है कि ये मुझे लग रहा है इतवार से पहले पहले आपके ये श्राद्ध पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद नवरात्रि शुरू होंगे, तो नवरात्रों में कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। इस तरह की चर्चाएं दिल्ली में हैं। अब बाकी भारतीय जनता पार्टी नया दांव पेच कुछ और ले आए,
कोई एक नया इनको आपदा आ जाए, कोई उसमें ही अवसर अपना ढूंढ लें, क्योंकि इनको ईश्वर मौके बहुत देता है। हालांकि आजकल तो नहीं दे रहा है, आजकल तो सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं, लेकिन कोई और बहाना बड़ा मिल जाए इनको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले को टाल दे। लेकिन अब बिहार चुनाव के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं, और बिहार चुनाव की डेट भी अभी तक ये इन्होंने निश्चित नहीं की है। तो इसलिए दबाव ये है कि बिहार चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होनी चाहिए। जी। अच्छा, नायडू आजकल बड़ा इग्नोर किए जा रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं नायडू के, राम मनोहर नायडू, वो जी। राम मोहन नायडू, माफ कीजिएगा, वो उनको नीतीश कुमार के मंच से बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। मतलब सबसे पहले उनको बोलना था, लेकिन एंकर ने माफी मांगी कि माफ कीजिए, हमें तो आपको बोलने नहीं दे पाए, हम आपको इसके लिए माफ कीजिए। तो ये क्या इग्नोर हो रहे हैं नायडू के मंत्री नीतीश के मंच से? ये कौन की बात से? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें ये सारी चीजें तो चलती रहती है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से नायडू और नीतीश आज फ्रंट पे हैं, और कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि आखिरी दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। अगर मैं बात करूं चंद्रबाबू नायडू की, चंद्रबाबू नायडू अभी फ्रंट पे खेल रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने सीधी सीधी धमकी दे दी है। 25,000 करोड़ रुपया मोदी जी से मांग लिया है कि ये तत्काल दीजिए, अगर आप नहीं देते तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। तो दूसरे ऑप्शन का मतलब आप समझ रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी बहुत ज्यादा दबाव में हैं। अब किस प्रकार से तभी चंद्रबाबू मोदी के नायडू मन से को, नायडू इग्नोर किए जा रहे हैं, तभी। जी, तो आप ये समझिए कि इस प्रकार से जब चीजें आप देखते हैं, तो उसी की देखा देखी जो है, थोड़ा सा जोश जो है वो नीतीश कुमार में भी आया है, और उन्होंने भी एक इस तरह की चीजें कर दी हैं कि भाई अगर चंद्रबाबू नायडू कुछ कर रहे हैं तो हम भी जो है बहती गंगा में हाथ धो लें, 2 लोटे पानी हम भी ले लें। तो वो परिस्थितियां बन गई हैं। नीतीश कुमार आज इस स्थिति में नहीं है कि वो अकेले इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी को दबाव में ले ले, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए को दबाव में ले लिया है। और मुझे याद है, मैं बार बार कहता हूं कि वाजपेयी के जमाने में भी इन्होंने इसी तरह से ब्लैकमेल करने का काम किया था, और एक लिमिट ऐसी आ गई थी कि वाजपेयी जी ने इनको हाथ जोड़ लिए थे, और उन्होंने ये कहा था कि अब आपकी कोई मांग पूरी नहीं की जा सकती है, नमस्कार। तो नमस्कार जो है वो अटल जी की तरफ से हुआ था। अब यहाँ नमस्कार मोदी जी की तरफ से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मोदी जी में इतना जज्बा है कि नहीं है जितना अटल जी में था, ये देखने वाली बात है। या फिर चलिए। विपक्ष की तरफ से कंधे पे हाथ नायडू के रखा जाता है क्या, और नायडू पर नमस्कार करते हैं क्या, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।